आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको ये पता है कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं अभी 11th के स्टूडेंटों के लिए उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी कवर करते हुए जो टारगेट है अपना वो है मिशन IIT JEE। ध्यान रखना है इस बात को कि यहाँ पे जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे, आपके बोर्ड का एग्ज़ाम्स भी कवर हो जाए और अभी से आपके माइंड में ये माइंड सेट बन के रहना चाहिए कि हमें यहाँ जाना है। तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ने चल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत आपको तेज़ी नहीं दिखाना है। यहाँ मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश करनी है। और क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो मिशन है वो IIT JEE है, समझ लेना। और मैंने बार बार कहा है कि वहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आप मैथमेटिक्स सीखे होंगे, मैथमेटिक्स को एंजॉय किए होंगे। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए ये पूरा आपका सीरीज़, ये पूरी की पूरी सीरीज़ लाई गई है आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, बेहतर फाउंडेशन देने के लिए। तो चलिए उसी के तहत आज शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, आपके पहले चैप्टर सेट से। ठीक है, और बिल्कुल NCERT बेस घबराना नहीं है, NCERT को ही बेस बना के चलना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेट की। सेट की बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये सेट के थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर। और इनका ये देख रहे हैं आप बर्थ, और ये इनका पूरा जीवन काल दिया है 1845 से 1918 तक। यहाँ पे क्यों दिया है तो पहली बात समझिए कि ये जो जॉर्ज कैंटर हैं ये जर्मन मैथमेटिशियन हैं। क्या है भाई? जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ठीक। और जो आप अभी पढ़ने वाले हैं जो सेट थियरी, इसको इन्होंने ही डेवलप किया था। देखिए यहाँ लिखा है द थियरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अब यहाँ ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो आप सेट पढ़ने वाले हैं ये कहाँ कहाँ यूज होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होने वाला है। तो यहाँ पे दिया है कि द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा कि ये जो सेट है, आज की ये जो वर्तमान मैथमेटिक्स है उसका फंडामेंटल पार्ट है। कहिए कि एकदम से उसका नींव है, फंडामेंटल पार्ट है ना। यानी आज जो अपनी मैथमेटिक्स जिस ऊंचाई पे पहुंची है उस ऊंचाई पे ले जाने में सेट का बहुत बड़ा योगदान है। यानी ये उसका कोर पार्ट है। ठीक है। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये कहा है कि ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बात सही भी है। ठीक है, मैथमेटिक्स के प्रत्येक ब्रांच में सेट का यूज है। ठीक। और अभी जब आप पढ़ेंगे, आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर नंबर में सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको ये सेट के रूप में जो भी बात करी जाएगी। खासकर जो आपके सिलेबस में जब इसकी बात करी जाएगी तो वहाँ पे जब आप पढ़ रहे होंगे, आपका ही ये सिलेबस है, उसमें आप रिलेशन जब पढ़ेंगे आगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहाँ पे भी सेट का जो नॉलेज है रिक्वायर्ड है। तो ये तो बात हुई कि सेट को लाया किसने, तो ये जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने लाया है। और ये सेट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोर पार्ट है
प्रेजेंट मैथमेटिक्स का फंडामेंटल है, मूलभूत है। और आप जो अभी यहाँ पढ़ेंगे आप ही के सिलेबस में है रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर रिलेशन और फंक्शंस को बेहतर तरीके से समझना है तो वहाँ पे ज़रूरी है सेट की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये सेट क्या है। ठीक, जब आप सेट की बात करते हैं तो सेट का मतलब अगर यहाँ पे लिया जाए मोटे तौर पे, तो सेट का मतलब आप ले सकते हैं कलेक्शन। ठीक है, अपने हिसाब से समझिएगा इसको। सेट का मतलब आप क्या ले सकते हैं, कलेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संग्रह। अच्छा, ये एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझना है और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन तो आप समझते ही हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संग्रह। संग्रह और कलेक्शन का क्या मतलब है कि आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए कि आप बगीचे में गए हैं आम तोड़ने, आम तोड़ के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, है ना। तो ये सामान्य सी बात है कि संग्रह करना। और संग्रह आप किसका कर सकते हैं भाई, किसी भी चीज़ का संग्रह कर सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक जनसभा आपको जुटानी है, भीड़ जुटानी है, तो आपने लोगों का संग्रह कर लिया। और जाते हैं बहुत जगह, तो जैसे किसी मॉल में चले गए तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का संग्रह होता है, तो वो क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है। मार्केट में चले जाएंगे, सब्जी मार्केट में चले जाएंगे तो बहुत अनेकों प्रकार की सब्जियां वहाँ पे आपको दिखेंगी, उनका संग्रह है उस पूरे मार्केट में। तो कलेक्शन का ये इतना मतलब है। लेकिन जब आप पहले तो ये सेट है कुछ नहीं है, क्या सेट जब भी बात करी जाए तो आपको समझना है कि अच्छा ये किसी कलेक्शन की बात कर रहा है, किसी संग्रह की बात कर रहा है। लेकिन ज़रा रुकिएगा, आप प्रत्येक संग्रह को सेट नहीं कहेंगे, प्रत्येक कलेक्शन को आप सेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग बात उसी की करते हैं जो एकदम करेक्ट हो, सबके लिए एक ही मतलब रखती हो। तो क्या होगा भाई, किस संग्रह को आप सेट कहेंगे? तो कहता है कि जो वेल डिफाइंड संग्रह होगा, ध्यान रखिएगा, जो वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड जब आप कहते हैं तो क्या है, इसकी थोड़ी हिंदी लिख देते हैं हम लोग, सुपरिभाषित। अच्छा, ये वेल डिफाइंड और सुपरिभाषित का क्या मतलब है भाई, एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है। देखो, जब आप वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित कहते हैं, इसका मतलब है कि जो बात आप कह रहे हो, कुछ भी, जो भी चीज़ कही जा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, उसका सिर्फ एक ही मतलब निकले और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही मतलब निकले। यानी कि जो कुछ आप कह रहे हो उसमें अस्थायित्व हो, ये ना हो कि उस बात का अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने निकलता हो, या अलग अलग समय पे उसका अलग अलग मीनिंग हो, तो वो सुपरिभाषित नहीं है। हाँ, आप किसी भी समय पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसका एक ही मतलब है तो वो वेल डिफाइंड है। ठीक, आइए इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है, बी है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए के पास जो क्या है कि बी का कुछ पैसा है, ए के पास बी का कुछ पैसा है, और ए कहीं दूर है, कहीं मान लीजिए कि दूसरे राज्य में है और बी को पैसा देना है ए का, बी के पास ए का पैसा है। तो ए क्या कहता है बी से, ए कहता है कि मेरे गांव में चले जाओ। ज़रा इस कहानी को एंजॉय कीजिएगा। देखिए, डिफिनीसन आप एक
मिनट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गहराई में जाना है। यहाँ पर तो आपको मैथमेटिक्स को एंजॉय करना है और मिशन को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे गांव में चले जाना और मेरा पैसा मेरे गांव में जा कर के देना है, और गांव में उन्हीं व्यक्तियों को देना। गांव में अब ये बी कहता है कि किसको देंगे भाई, गांव में तुम्हारे चले जाएंगे, गांव का तुम्हारा मैं पता भी जानता हूँ, लेकिन गांव में किसको दूंगा। समझ जाइए कि ये अकेले है अपने घर का, और कहीं मान लीजिए कहीं दूसरे जगह कार्य करता है ना, और इसका अभी अपने गांव में आ पाना मुश्किल है। तो ये कहता है कि उस गांव के जितने सुंदर व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, जितने ब्यूटीफुल मैन हैं, जितने सुंदर व्यक्ति हैं, वो उनको ये कहता है कि वो सभी मेरे मित्र हैं। ये क्या कहता है कि मेरे गांव चले जाइए और मेरे गांव में जितने सुंदर व्यक्ति हैं वो सब मेरे मित्र हैं, वो सब मेरे क्या हैं, मित्र हैं। और उन सभी को इकट्ठा कर लेना, उन सभी को क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना, और सब में जो मेरा पैसा है उसको बराबर बराबर बांट देना, है ना। ये क्या कहा कि ए बी से कहा कि मेरे गांव चले जाओ और मेरे गांव में जाना, और जितने सुंदर व्यक्ति हैं, सुंदर लोग हैं, वो सभी मेरे मित्र हैं, और उनको इकट्ठा कर लेना, वहाँ पे जा कर के उनका एक संग्रह बना लेना, इकट्ठा कर लेना, और सब में जो मेरा रुपया है ना, सब में बराबर बराबर बांट देना। पकड़ लिया आपने बात, इस सिचुएशन को पकड़ लिया। ये सिचुएशन है। अब ज़रा समझिए, आप खुद से समझिए कि ठीक है, जो ये बी है ए के गांव जा रहा है, गया है, तो ए के गांव में गया है, तो आप ज़रा आइडिया लगाइए कि वो जो रुपया बांट के आया है, कुछ लोगों को इसने बी ने इकट्ठा किया और रुपया बांटा, तो क्या ये जो रुपया बांटा है ये ए के प्रत्येक मित्र को मिला? ए के प्रत्येक मित्र को मिला? सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बी ने उनको भी रुपया दे दिया जो ए के मित्र नहीं थे, जो ए के मित्र नहीं थे। पकड़िएगा बात को, सारी बात यही है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, ज़रूर ऐसी घटना ये हो सकती है कि बी ने ऐसे लोगों को भी रुपया दे दिया है जो ए के मित्र तो थे ही नहीं, और बी ने उन लोगों को भी छोड़ दिया जो ए के मित्र थे। बहुत सारे ऐसे ए के मित्र थे जिनको बी ने रुपया नहीं दे पाया। इसका क्या मतलब निकला कि ये ए ने जो इन्फॉर्मेशन दी, ए ने जो बात कही बी से, ए ने क्या कही, ए ने जो बी से बात कही, जो इन्फॉर्मेशन दी, वो वेल डिफाइंड नहीं थी। क्यों वेल डिफाइंड नहीं थी? अगर ये वेल डिफाइंड होती तो ये जो घटना घट रही है कि बी ने हो सकता है कि कुछ ए के मित्रों को छोड़ दिया और कुछ बाकी लोगों को भी पैसा दे दिया। बोलिए, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे ए ने ये जो बात कही ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो ए ने चाहा था कि बी उस बात को पूरा करे, बी ने वैसा पूरा नहीं कर पाया। ठीक, तो इस तरह की जो बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है? देखिए, ये बी गया है तो अपने हिसाब से सुंदर लोगों को चुना है। तो ये जो सुंदर वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है, ये खुद वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि किसी गांव में चले जाओ, 5 लोगों को किसी गांव में भेजा गया, ये 5 लोग हैं और 5 लोगों को कहाँ भेजा गया? किसी गांव में भेजा गया, अलग अलग टाइम पे। मान लीजिए कि एक को 9 बजे भेजा गया, एक को 10 बजे भेजा गया, ऐसे ही एक घंटे के अंतराल पे भेजा गया, और सबको ये टास्क दे दिया गया कि इस गांव के जितने सुंदर लोग हैं,
सब लोग उनका लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम एक पन्ने पे लिख करके आएंगे। तो सभी गए, पांचों लोग गए अपने अलग अलग समय पे। लेकिन जब पांचों की एक कंडीशन को समझिएगा कि जब ये पांचों ये सर्वे करके आए हैं, लिस्ट बना के आए हैं, तो जब पांचों के लिस्ट को आप देखेंगे तो क्या उनमें उनके पांचों के लिस्ट में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? क्या इसकी संभावना है? या क्या पांचों एक जैसी ही लिस्ट बनाए हैं? तो आपको यहाँ पे लगेगा कि नहीं, उनके लिस्ट में अंतर है। अंतर है का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें अस्थायित्व नहीं है। अस्थायित्व नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग मायने रखती है, अलग अलग तरह के संग्रह बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बात कही गई है, ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। तो क्या यहाँ पे एक आइडिया आपको लेकर के चलना है कि जब आप वेल डिफाइंड की बात कर रहे हैं, सुपरिभाषित की बात कर रहे हैं, तो बस आप देखिए कि उसमें अस्थायित्व है कि नहीं है। अगर अस्थायित्व है तो वो वेल डिफाइंड है, और अगर अस्थायित्व नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कहते हैं, जैसे ये सुंदर वर्ड आया ना भाई, सुंदर वर्ड ही वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कि आप जिसको सुंदर कह रहे हैं अगला उसको क्या कह रहा हो, सुंदर ना कह रहा हो। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, वो वेल डिफाइंड में नहीं आती है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसमें अस्थायित्व हो। जैसे एक और आपके सामने इस बात को स्पष्ट करने के लिए बात करी जाए कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये एक स्टेटमेंट है आपके पास कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। आप ज़रा बताइए कि क्या ये वेल डिफाइंड है? तो आप पाएंगे कि हाँ, ये वेल डिफाइंड है। क्यों है वेल डिफाइंड? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, ये बात हर व्यक्ति के लिए एक ही मतलब रखती है और ये बात सही है। देखिए, वेल डिफाइंड के लिए ज़रूरी नहीं कि बात सही है कि गलत है। वेल डिफाइंड के लिए बस ये इतना ज़रूरी है कि उसमें अस्थायित्व है कि नहीं है। तो चाहे वह इंडिया के व्यक्ति हो, इंग्लैंड का व्यक्ति हो या अमेरिका का व्यक्ति हो, सबके लिए ये बात एक ही मतलब रखती है। इसलिए ये बात, ये जो स्टेटमेंट है, ये पहली बात कि इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें अस्थायित्व होता है। और जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो सेट है क्या? सेट है एक कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कहना चाहता है और आप उसको सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, और हर व्यक्ति के लिए उस बात का एक ही मतलब निकले, अलग अलग मतलब ना निकले। ठीक, अब जैसे अब देखिए, इतनी सी बात हो गई, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन बातों को आप समझ सकते हैं। सेट की बात अगर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आइए, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है ना, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन बनाना है किसका? ये बात कही गई ना, ये पूरी की पूरी बात कही कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी आपको ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है, संग्रह करना है जो ऑड हों और 10 से छोटी हों। तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है कि जब आप इनको लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, ये 3, 5, 7 और 9। ठीक है,
और क्या देखिए, आप क्या इस बात को आप ही ऐसा पढ़ करके इतना यही कलेक्शन बनाएंगे कि आपका मित्र भी यही कलेक्शन बनाएगा? तो आप पाएंगे कि चाहे आप बनाए तब, चाहे आपका मित्र बनाए तब, चाहे आपका कोई दुश्मन हो तब, आपका पड़ोसी हो तब, सभी इन्हीं को इस कलेक्शन में रखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? अस्थायित्व देखा। यानी कि ये जो बात कही गई है ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। यानी कि ये एक ऐसी बात है जो ये कहना चाहती है वो सबके लिए एक ही मतलब रखती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आइए दूसरे में देखिए क्या कह रहा है कि द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि अगर आप एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, समझिए कि एक लिस्ट में आपको रिवर्स को लेना है, नदियों को लेना है। तो नदियाँ भी डिफाइंड है, और कहाँ की नदियाँ लेनी है भाई? तो इंडिया की। तो इंडिया में जितनी नदियाँ आएंगी, जितने रिवर्स आएंगे, उनको ही इस कलेक्शन में रखना है। तो चाहे आप रखें, चाहे आपका मित्र रखे, चाहे वो इंडिया का हो या किसी अदर कंट्री का हो, सबके कलेक्शन में आप यही पाएंगे। यानी कि इस स्टेटमेंट में अस्थायित्व है। यानी कि यहाँ पे ये जो कलेक्शन बन रहा है ये वेल डिफाइंड है, और जो संग्रह वेल डिफाइंड होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक, यहाँ आ जाइए। द वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बताइए क्या ये यहाँ पे ये जो संग्रह बनाएंगे इस बात को पढ़ करके, क्या ये सेट होगा? बिल्कुल, हर कोई यही बनाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि AEIOU, तो है ना, यहाँ अस्थायित्व है, ये बात वेल डिफाइंड है, और इनसे जो बन रहा है संग्रह वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है ना। हर कोई यही लिखेगा, इसका मतलब कि ये सेट है। आप आगे के इनको समझ सकते हैं कि वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रिएंगल, यानी कि अनेकों प्रकार के ट्रिएंगल्स को एक जगह कलेक्ट करना है, संग्रह बनाना है। तो आप जो भी संग्रह बनाएंगे उसमें आपको केवल क्या लेना है? ट्रिएंगल। तो हर व्यक्ति लेगा उन्हीं ट्रिएंगल को। बात समझ रहे हैं? और ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई व्यक्ति इसमें रेक्टेंगल ले लेगा या कुछ और ले लेगा, नहीं, हर व्यक्ति इस पूरे कलेक्शन में क्या लेगा? तो ट्रिएंगल ही लेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे ये नीचे के आप देख लीजिए, आप समझ गए होंगे कि सेट का क्या मतलब है ना। सेट का क्या मतलब है? यानी कि जब आप सेट की बात कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज कराते हैं। देखिए, घबराइए नहीं, आपको आराम से पढ़ना है, कोई तेज़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है ना, क्योंकि आपको मैथ सीखना है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मिशन है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, मिशन IIT JEE, है ना। तो जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सेट की, तो सेट का मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है? कलेक्शन। सेट है कुछ नहीं भाई, एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? तो वेल डिफाइंड है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। और आपने वेल डिफाइंड का मतलब समझा है। अगर कोई बात ऐसी है जिसमें अस्थायित्व हो, या जिसके बल पे आप वहीं पहुंचना चाहते हैं जहां वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे बात एक और करनी है कि अगर ठीक है ये कलेक्शन तो हमको समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लेकिन मैथमेटिकली जब बात आएगी कि इन कलेक्शन को आप कैसे, अच्छा एक और बात यहाँ समझ जाइए कि जब आप कलेक्शन कर रहे हैं तो किसका कलेक्शन कर रहे हैं? किसका कलेक्शन? तो ये कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट्स का आप कलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों कहा जा रहा है? कि देखिए, अगर हम कहेंगे कि भाई एक रूम है, इसमें सभी कुर्सियाँ ला के रख दो,
तो इसमें किसका आपने कलेक्शन किया? कुर्सी का। चलो यहाँ बात तो पता थी कि आपको कुर्सी रखना है, लेकिन कई बार ये हमको पता ही नहीं होगा कि इसमें किस किस का कलेक्शन करें। बहुत सारी है ना, तो हर किसी का नाम तो पता नहीं होगा, और जिनका आपको नाम नहीं पता होता है उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या चीज़ कहते हैं, है ना। हिंदी में अगर बात करी जाए कि बहुत सारी चीज़ों का आपने एक जगह कलेक्शन कर लिया है तो चीज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप मैथ के सेट की बात करेंगे तो सेट के अंदर के जो कलेक्शन जो आप कह रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें होंगी उनको यहाँ एलिमेंट कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? एलिमेंट्स। ठीक, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अवयव, अवयव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी एक डिफिनीशन बनती है कि जब आप सेट की बात कर रहे हैं तो सेट क्या है? सुपरिभाषित अवयवों माने एलिमेंट यानी चीज़, अवयवों का संग्रह। सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि जो आप उस कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, अवयव कहेंगे। अब इसकी एक मुख्य बात आपको समझना है कि ठीक है, ये सारी बातें तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस सेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा? सेट को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो है आपकी सारणी विधि। कौन सी? सारणी विधि। और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि इसको आप इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड। और इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अच्छा, इन पे आने से पहले जब आप मैथमेटिकली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो पहले तो बात है कि उसको आप ये मझला ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और उस संग्रह में जो भी अवयव हैं उसको इस मझले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, उसको इस मझले ब्रैकेट के अंदर रखना है और उन प्रत्येक एलिमेंट को कामा कामा कर करके सेपरेट करना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जितने वावेल्स हैं, है ना, जितने वावेल्स यानी कि जितने स्वर हैं उनको यदि आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। ठीक है, तो ये पूरे वावेल का संग्रह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो ये रिप्रेजेंट आप करते हैं और इसमें दो विधियां हैं आपके पास, एक टेबुलर मेथड है और कौन सी है? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपके इसमें कितनी ज़रूरत है, क्या यहीं तक या थोड़ा और आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आप ज़रा अपने इस बुक को भी देखिए, कहा है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये दो विधियां हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि और टेबुलर मेथड, या उसको आप क्या कहते हैं? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, या यहाँ पे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ी सी बात इनकी भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, जब आप टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे होंगे, टेबुलर फॉर्म की,
यानी कि जब आप समुच्चय को, किसी कलेक्शन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक तो पहले उस सेट का नाम दे दीजिए कैपिटल से, उस सेट का, उस संग्रह का एक नाम दे दीजिए कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, किसी से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्वरों के संग्रह को रखना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो उस सेट का नाम आपने दे दिया ए, और ये मझला ब्रैकेट बनाया, और उसमें आप ए कामा बी नहीं है, ए ई आई ओ, और किसको रख लिया, यू को। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में उसके प्रत्येक एलिमेंट को रखते हुए आपको आगे बढ़ना होता है ना, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या बनाना है, एक संग्रह लेना है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं तो अट नहीं पाएंगी, तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 ऐसे आगे डट डट करके और ये लगा देंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये पूरा टेबुलर फॉर्म हो गया। किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको। ठीक, अच्छा ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये प्रॉपर्टी के रूप में लिखना। जैसे अगर इसी बात को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये नाम है ए, ये मझला ब्रैकेट आपको लगाना ही लगाना है, और यहाँ पे कोई एक ले लेना है ऐसे एक्स, कोई एक्स, और यहाँ पे ये सच दैट, यहाँ जो आप एक्स लिया और यहाँ पे लगाया ये चिन्ह, इसको कहते हैं सच दैट। इसका मतलब क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन एक्स, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कहते हैं, तो यहाँ से रिवर्स में प्रश्न पूछेंगे कि किस एक्स की बात कर रहे हैं, ये जो संग्रह आप ले रहे हैं वो कौन से एक्स हैं। तो आप कहेंगे कि एक्स इज ए वावेल्स, है ना, एक्स इज ए वावेल्स, यानी कि जहाँ एक्स क्या है, स्वर है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहाँ एक्स क्या है, स्वर है। तो इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए और बताइए कि ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी बता दीजिए, उसका गुण बता दीजिए कि यहाँ पे जो आपने लिया है वो क्या है। जैसे अगर आप इसके लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, n नेचुरल नंबर हो गया, और यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे कि x सच दैट। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप x लिखिए, y लिखिए, z लीजिए, कुछ भी लिखिए यहाँ। तो यहाँ पे x सच दैट, और ये बताइए कि कौन, किस x की बात कर रहे हैं, x क्या है, कौन सा x लेंगे यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या पूरा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, इन दोनों में बेनिफिशियल कौन है, देखिए दोनों का अपने जगह महत्व है, लेकिन जब हमारे एलिमेंट अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अलग अलग होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो सेट की जो सारणी विधि है, सेट को निरूपित करने की जो सारणी विधि है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। और इसलिए अगर एलिमेंट ज़्यादा है, किसी संग्रह में एलिमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ सबसे बेस्ट या यूजफुल जो होगा वो आपका सेट क्या होगी, सेट निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए कहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, यानी एक बात कह दिया है कि आप एक ऐसे संग्रह की बात कर रहा है जिसमें आप क्या लेंगे, नेचुरल नंबर्स लेंगे, और कौन से नेचुरल नंबर्स लेंगे, जो 42 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। देखिए यहाँ बनाया 40, यहाँ संग्रह बनाया रहा है ना, सारणी विधि में। ये मझला ब्रैकेट लिया, 1 भी 42 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 14 डिवाइड करता है, 21 डिवाइड करता है, और 42 डिवाइड करता है। तो ये पूरे एलिमेंट को ऐसे ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गई,
सारणी विधि। ठीक, और ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है, अगर इसका आप नाम दे दे सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जहाँ किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, एंड या कामा लगा के कह सकते हैं कि एक्स डिवाइड क्या 42। इस तरीके से भी इस पूरी बात को लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप सेट निर्माण विधि में लिखते हैं तो लिखने का यहाँ पे जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ ये कोई यूनिक तरीका नहीं है, यहाँ कोई सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब आप सारणी विधि में लिखते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही तरीका लिखने का होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ नोटेशंस को आपको समझना है। जैसे कि आपने एक संग्रह लिया है जिसमें ए, बी और सी हैं, ठीक है, और इसका यदि नाम आपने दिया है कि ए है, तो अगर आपको ये बताना है कि ये जो ए है इसमें या जो बी है वो ए का एलिमेंट है, तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका क्या मतलब है कि ये जब लिखा गया है इसका मतलब कि ए बिलोंग करता है ये कैपिटल ए में, यानी कि ए एलिमेंट है ए का, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि बी एलिमेंट है ए का, और यदि सी एलिमेंट है ए का तो लिखेंगे सी एलिमेंट है ए का। और यहीं यदि लिखना है कि डी बिलोंग्स टू ए, तो क्या डी ए में बिलोंग करता है, तो कहेंगे कि ना, तो कहेंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये डी ए में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब कि ए डी का एलिमेंट नहीं है। ये कुछ नोटेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट में एलिमेंटों को लिखेंगे तो उनका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए बी सी डी इस तरह से एक जगह संग्रह है, तो ऐसा नहीं है कि ये सेट में ऐसा नहीं कर देंगे। किसी भी एलिमेंट को सिर्फ आप एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 बार ए है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ एक बार ए लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, इसका भी मतलब यही होगा। तो यहाँ पे आप बी लगा लेंगे, फिर सी 2-3 बार है तो कोई बात नहीं, एक बार लिखेंगे, और डी एक बार है तो डी, ठीक है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। थोड़े अच्छा तरीके से लिखने का ये तरीका है। तो सेट में जब भी आप लिखेंगे किसी एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसे बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ऑर्डर इनका मैटर नहीं करता है। जैसे इस कलेक्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ए पहले रहेगा, इसको किधर भी लिख दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी ए सी, है ना। लेकिन इन सब का मतलब तो एक ही है। देखिए कलेक्शन होती है, कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, एक भीड़ की बात कर रहे हैं, और भीड़ में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, कौन कहाँ खड़ा है, सब भीड़ में खड़े हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये भी मैटर नहीं करता है सेट में कि इसके एलिमेंट के क्रम का कोई मतलब मैटर नहीं है, ठीक। तो ये अभी तक जो आपने बातें सीखी समझी, ये बेसिक सी बातें हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसके अगर समय मिलता है तो इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, या मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एग्जाम्पल्स, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी बात इसके एक्सरसाइज की हम लोग कर लेते हैं ताकि
जो आपने पढ़ा उसका एक बेहतर जो डिफिनीसन आपने पढ़ी है उसकी एक बेहतर समझ के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, तब पता लगेगा कि आपने क्या सीखा, क्या जाना और क्या समझा है। ठीक, और इन एक्सरसाइज से आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हुए चले जाएंगे। जैसे आइए यहाँ पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी यहाँ पे आपको छांटना है कि इनमें से ये जो दिया गया है कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से क्या हैं, सेट हैं। आइए पहले पढ़िए। पहला कहा है कि द कलेक्शन, देखिए सेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो वो कलेक्शन हो। तो द कलेक्शन ऑफ, किनका कलेक्शन कह रहा है कि ऑल मंथ्स, महीने का, किसके, तो एक ईयर के, कौन से, तो कहा है कि बिगिनिंग विथ लेटर जेड। सबसे पहले तो आपको एक कलेक्शन बनाना है। कौन सा कलेक्शन बनाना है भाई, तो एक वर्ष के महीनों का। तो क्या सभी महीनों का, ना, इसमें आगे भी बताया है, देखिए डिफाइन कर रहा है बेहतर तरीके से। केवल आपको उन महीनों को लेना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से वही देखिए जनवरी स्टार्ट होती है, ठीक है, जुलाई स्टार्ट होती है, और क्या स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कलेक्शन बना। अब मुझे एक बात बताइए, आपको ये देखना है कि क्या ये सेट है। तो पहले आप श्योर कीजिए कि जो मैंने ये कलेक्शन बनाया है क्या आप भी यही कलेक्शन बनाएंगे, या ये इतनी सी बात बताई जाए तो क्या अमेरिका का भी व्यक्ति इसी तरीके का कलेक्शन बनाएगा। तो आप पाएंगे कि हाँ, हर कोई यही कलेक्शन बनाएगा। हर किसी के कलेक्शन में जनवरी होगी, जुलाई होगी, और क्या होगा, जून होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 में यही ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब कि इसमें अस्थायित्व है, ये वेल डिफाइंड है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड होने का मतलब कि सबके लिए एक ही मायने रखता है, तो वेल डिफाइंड है। तो ये सबके लिए एक मतलब एक ही है इसका, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने के कारण ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये वाला बात, ये सेट है। ठीक है, यहाँ देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ये कहा है कि द कलेक्शन, अच्छी बात है, ये कलेक्शन कर रहा है किनका भाई, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड, ध्यान रखिएगा, राइटर्स ऑफ इंडिया। इसके कहने का मतलब कि ये एक कलेक्शन यहाँ पे बनाएगा जिसमें राइटर्स लिए जाएंगे, कहाँ के, लेखक लिए जाएंगे भारत के। इतनी बात तो ठीक है कि इसमें जो भी आप लेखक लेंगे, किसका लेंगे, भारत का लेंगे। लेकिन बात यहाँ गड़बड़ है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो हो सकता है कि भाई टैलेंटेड कौन है, टैलेंटेड तो हर कोई है। आपके नज़र में आप भी टैलेंटेड हो, या आपका मित्र टैलेंटेड हो। मेरे नज़र में हो सकता है कि आप टैलेंटेड ना हो, ना। तो ये जो टैलेंटेड वर्ड है यही वेल डिफाइंड है। किसको टैलेंटेड कहेंगे भाई, क्या इसका कोई पैमाना है, या जब आप टैलेंटेड चुनने जाएंगे तो क्या गारंटी है कि 5 लोग टैलेंटेड राइटर्स ढूंढ रहे हैं तो पाँचों एक ही राइटरों को ढूंढेंगे। तो इसमें अस्थायित्व नहीं है। अस्थायित्व न होने के कारण ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, और वेल डिफाइंड न होने के कारण ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट। देखिए फिर यहाँ कह दिया कि एक टीम लेनी है। टीम भी कलेक्शन होता है, कितने लोगों का भाई, तो 11। और किनका लेना है, जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, कहाँ का, तो पूरे वर्ल्ड में। अब बताइए आप किस क्रिकेटर को बेस्ट कहेंगे, किस क्रिकेटर बैट्समैन को बेस्ट कहेंगे। हो सकता है कि ये जो सचिन है ये कुछ लोगों के लिए ठीक है, बेस्ट है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के लिए ये बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ना। तो यहाँ पे ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, यानी ये जो बेस्ट, किसको बेस्ट कहिएगा, हर कोई बेस्ट है भाई, बात समझ रहे हैं।
हो सकता है कोई घर गली गुच्चे में खेल रहा है तो वो भी बेस्ट है कुछ लोगों के लिए। यानी कि यहाँ पे आप जो कलेक्शन बनाएंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं है। अब आइए यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। देखिए जैसे आपका कोई क्लास है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, है ना। तो आपका एक क्लास है और आपके क्लास में उनका कलेक्शन करना है जो बॉय हैं, जो लड़के हैं। तो आपके क्लास में कोई भी व्यक्ति जाएगा और ये कलेक्शन में निकालेगा जो यहाँ, तो क्या सबका ये कलेक्शन सेम नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। आपके क्लास में जितने बॉय हैं उन्हीं का कलेक्शन कोई बनाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो कलेक्शन बनेगा इसमें अस्थायित्व है, इसलिए ये सेट है। ठीक है, आइए यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है। एक कलेक्शन लेना है, कैसा कलेक्शन लेना है? तो नेचुरल नंबर्स का। और वो कौन से नेचुरल नंबर हैं? जो 100 से छोटे हैं। तो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, हर कोई यही बनाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट, ये तो वही बात हो गई कि x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 100। ठीक है, यानी कि हर कोई ये जो कलेक्शन बनाएगा तो जितने 100 से छोटे हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करेगा 99 तक जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड, ये जो कलेक्शन है क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। आइए यहाँ पे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए क्या ये कलेक्शन सेट है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ सेट है। क्यों है भाई? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि चाहे आप बनाए चाहे आपका मित्र बनाए, इस कलेक्शन में जो आप नॉवेल्स लेंगे वो किन के नॉवेल्स लेंगे? मुंशी प्रेमचंद के ही लेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने नॉवेल्स हैं हर व्यक्ति उन्हीं को इकट्ठा करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल में किसी और का भी इकट्ठा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, ये जो कलेक्शन बनेगा ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। यहाँ पे आ जाइए इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर्स भी होते हैं ना डिफाइंड, ये तो खुद डिफाइंड है। एक तो बात इंटीजर्स की हो रही है और किन की? इवन की, जो इवन हो। तो ये जो कलेक्शन बनेगा वो हर व्यक्ति वही बनाएगा, इसमें अस्थायित्व है। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे मैं चाहूँगा कि इसको स्टॉप किया जाए। कुछ लॉन्ग होने वाला है सेशन, इसलिए बहुत बड़े बड़े सेशन से शुरुआत न की जाए। फिर आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े बड़े भी सेशन बनेंगे और छोटे छोटे भी सेशन बनेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ कि जो आगे के प्रश्न हैं एक्सरसाइज 1.1 के, आप उनको खुद से करें और कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या आज के सेशन से संबंधित कोई और डाउट है आपको, या आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है आपको, तो मुझे कमेंट में लिखें। और अब तक यदि आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपका सहयोग हो रहा है आप मेरा भी सहयोग करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और फिर आप आगे के प्रश्नों को करेंगे और फिर मैं आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। और फिर आप कंपेयर करेंगे कि आपने क्या सोचा था उन प्रश्नों को करते हुए और आपको और यहाँ क्या सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक, और याद रखिएगा हमेशा मिशन IIT JEE। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।